सो जल्दी ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको ये लगा कि हमें जो है ऐसा पपड़ नवाब नहीं चाहिए जो सिर्फ हमें जो है जो हमें चाहते हैं वैसी चीज़ें हमें दे। आफ्टर ऑल उनको जो था एक बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी भी चाहिए थी। मीन्स कि जो वहाँ के लोग हैं वो भी उनकी रिस्पेक्ट करें, जो वहाँ पे ट्रेड करते थे जिनके साथ वो उनको रिस्पेक्ट की नज़र से देखें। और ऐसी बात नहीं थी कि उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे वो वहाँ के जो लोकल लोग थे उनके साथ अपना जो था कांटेक्ट नहीं बनाते थे, वो बनाते थे। वो लोगों की आप आगे जाके आप देखोगे कि आस्ते आस्ते कैसे जहाँ जहाँ पे वो ट्रेड करने जाते थे ना, वहाँ के लोगों से जो थी उनकी अपनी पर्सनल बातें, उनकी राजा के बातें, उनकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ों के बारे में भी वो बातचीत करते रहते थे। ठीक है। What could the company do? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. आगे चल के क्या हुआ, मीर जाफ़र ने एक टाइम पर क्या आया कि मीर जाफ़र ने कहा कि मैं जो है यहाँ पे सिर्फ नवाब बनाया हुआ है मुझे, बट मुझे एज ए नवाब की तरह मुझे कोई अधिकार ही नहीं है कि मैं कोई ऑर्डर करूँ और मेरी बात कोई मानी जाए। मुझे हर बात के लिए रोका जाता है, हर बात के लिए मुझे ब्रिटिशर जो है बोलते हैं ऐसा नहीं करो वैसा करो। तो मीर जाफ़र ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया और फिर उसके बाद से क्या किया, मीर जाफ़र को ब्रिटिशर्स ने हटा दिया और उसकी प्लेस पर मीर कासिम को जो है मीर कासिम को बनाया गया अगला नवाब। और मीर कासिम को जब व्हेन मीर कासिम कंप्लेन ही टर्न वाज डिफीटेड इन अ बैटल फॉट एट बक्सर। और जब मीर कासिम कौन था, मीर जाफ़र का सन इन लॉ था, मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम। जब उसको बनाया गया तो मीर कासिम ने भी अगेंस्ट जो चीज़ फील की कि ब्रिटिशर्स जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, और उसने मीर कासिम ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और जिसका रिजल्ट क्या निकला, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुई थी। और फिर से मीर जाफ़र को री इंस्टॉल किया गया। पहले सिराजुद्दौला के बाद किसको बनाया, मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र ने जब प्रोटेस्ट किया तो उसके दामाद मीर कासिम को बनाया गया। और जब बैटल ऑफ बक्सर की गई, जब मीर कासिम ने उनके अगेंस्ट बोला ब्रिटिशर्स के, तो मीर कासिम के साथ एक बैटल की गई जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें मीर कासिम हार गया, ब्रिटिशर जीत गए। और इस बैटल के बाद जो था फिर से जो है मीर जाफ़र को उन्होंने नवाब बना दिया। वो किस लिए बनाया, ये कि नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स। और उसको ये कहा गया कि हम नवाब बना रहे हैं बट तुम्हें हर महीने जो है 5 लाख रुपए हमें देना पड़ेगा, सो दैट कि हम जो है अपना जो फाइनेंस है, अपना जो वॉर का, उसको अच्छे से मैनेज कर सकें, और जो भी उनकी ट्रेड और अदर एक्सपेंसेस जो थे उसकी डिमांड जो है उसको फुलफ़िल कर सकें। इट वॉन्टेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। अब क्या था, ब्रिटिशर जो थे उनके मन में जो था एक डिज़ायर आ गया था, एक लालच आ गया था। वो चाहते थे कि हमें जो है टेरिटरीज भी मिले और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी मिले। लेकिन 1765 में मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है एंड जो कंपनी का मूड था वो अब टोटली चेंज था। अब वो किसी भी ऐसे पपड़ नवाब को नहीं चाहते थे जो कि हमें आगे चल के उनके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करता, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को भी ये लग गया था कि अगर हम पपड़ नवाब बनाएंगे भी तो कहीं ना कहीं वो हमारे आगे चल के जो है प्रोटेस्ट ना करें। सो इसलिए रॉबर्ट क्लिव ने कहा, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवर सेल्फ, कि अभी हमें ज़रूरत है कि अब हम खुद जो है वो नवाब बने। फाइनली 1765 में मुगल एम्पर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। और इसलिए मुगल एम्पर जो थे उन्होंने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की प्रोविंस का दीवान बनाया। अब ये दीवान क्या था, दीवानी राइट्स दिए गए उनको। दीवानी राइट्स क्या था, उनको राइट दिया गया, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। क्या था दीवानी राइट्स, दीवान मीन्स कि उनको राइट दिया गया, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब कंपनी के पास ये राइट था कि वो जहाँ पे जो है ट्रेड कर रहे हैं उनको 3, अब बंगाल की प्रोविंस थी 3 विलेज की, उनको राइट दिया गया कि आप इस एरिया के जो रेवेन्यू है आप यहाँ पे रेवेन्यू जो है कलेक्ट कर सकते हो। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड, जिसकी ये जो था एक बहुत बड़ी एक ऐसी उनके लिए जो प्रॉब्लम पहले वो फेस कर रहे थे वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब उनको वहाँ से ड्यूटी टैक्स नहीं देना पड़ता था और वो आसानी से थे वहाँ से लोगों से रेवेन्यू लेके अपना वो जो पैसा होता था अपने ट्रेड को एक्सपैंड करने में लगाते थे। और अर्ली 18th सेंचुरी से जो उनका ट्रेड था इंडिया के साथ वो बहुत अच्छे से उन्होंने बढ़ाया, बहुत अच्छे से एक्सपैंड हुआ। But it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain.
अब उन्होंने क्या किया, बहुत सारा इंडिया के साथ जो सोना और चांदी जो था वो ब्रिटेन से इंपोर्ट करने लगे। एंड दिस वाज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन के पास कोई और गुड्स नहीं था जो इंडिया में वो सेल कर सकते थे। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द assumption ऑफ दीवानी। अब उस टाइम पे क्या हुआ, जो गोल्ड था ब्रिटेन से वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो था थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगा, जब वो, क्योंकि उनको पता था अब उनको दीवानी राइट्स मिल गई है, तो अब उनके पास इतना सफिशेंट फाइनेंस होता है कि वो अपने ट्रेड को एक्सपेंड करने में लगा सकें। और यही जो रेवेन्यू था ये यूज़ करते थे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल जो थी हमारे इंडिया में, वहाँ पे उसको ख़रीदने में और कंपनी के ट्रूप्स को मेंटेन करने में, ट्रूप्स में उनकी जो मिलिट्री फोर्स थी उनको मेंटेन करने में, और जो भी बिल्डिंग बनाते थे वो कंपनी के फोर्टिफिकेशन करते थे। ऑफिस जो कलकत्ता में था उनका, उसकी जो फोर्टिफिकेशन के लिए जो भी जो पैसे की ज़रूरत होती थी वो इसी रेवेन्यू से वो अपना पूरा कर लेते थे। नाउ नेक्स्ट है कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नबोब्स। अब कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे जब वो नबोब बने। अब व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? नवाब बनने का मतलब क्या था? इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। एंड कंपनी के लिए नवाब बनने का मतलब क्या था कि अब उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर थी, उनके पास अथॉरिटी थी। बट इसका कुछ और भी मतलब था, वो ये कि हर कंपनी का जो सर्वेंट था बिगन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। अब उनके पास जो थी सिर्फ अथॉरिटी और पावर नहीं थी, अब उनके पास जो थी एज ए नवाब, जैसे नवाबों की लाइफस्टाइल होती थी, जैसे नवाब रहते थे वैसे जो थी वो अपने आप को सोचने लगे, वैसे जो थी अपनी लाइफस्टाइल को वो रखने लगे। बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ, जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के were forced to give land and vast sum of money as personal gift to company officials। जो सही में जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, उनको फोर्स किया गया कि उनके पास जो ज़मीन थी और जो उनके पास बहुत सारा पैसा था उसको वो एज ए गिफ्ट जो है कंपनी ऑफिशियल्स को पे कर दें। रॉबर्ट क्लिव जो था उस टाइम पर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता था उस टाइम पर, क्योंकि वो मद्रास में आया था, इंग्लैंड से मद्रास में आया था 1743 में, जब वो सिर्फ 18 साल का था। वो अपने आप को भाग्यशाली क्यों समझता था? क्योंकि जब वो मद्रास में आया था इंग्लैंड से 1743 में, तब वो सिर्फ कितनी एज का था? 18 ईयर्स का, 18 साल का था वो जब यहाँ पे आया था। और 1767 में जब वो इंडिया से यहाँ से गया था, हिज इंडियन फॉर्चून वाज वर्थ, उसकी वहाँ पे कितना पैसा था उसके पास? ये $401,102 जो थी उसकी जो थी उस टाइम पे उसके पास पैसे थे। और बहुत इंटरेस्टिंगली ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखोगे आगे कि कैसे जो थी वो उसको अपॉइंट किया गया जब गवर्नर बंगाल का 1764 में, उसको करप्शन रिमूव करने के लिए वहाँ पे अपॉइंट किया गया था कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। बट उसको जब क्रॉस एग्जामिन किया गया, जब चेक किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू 1772 में, तो उसको ही जो है सस्पिशियस पाया गया। उसने बहुत सारी जो थी अमाउंट जो थी वो वेल्थ जो थी वो एक्वायर्ड की थी थ्रू करप्शन। और ये सब चीज़ें देखते हुए रॉबर्ट क्लिव जो था ये इंसल्ट फेस नहीं कर सका और उसने 1774 में सुसाइड कमिट कर लिया। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रॉबर्ट क्लिव करप्ट था तो उसके जो बाकी ऑफिशियल्स थे वो सारे ही करप्टेड थे। नो, ऐसा नहीं था। बहुत सारे जो थे कंपनी ऑफिशियल्स उनकी जल्दी ही डेथ हो गई। कुछ जो थे इंडिया में कुछ जो डिजीज़ चल रही थी उसकी वजह से हो गई, और कुछ जो थे वहाँ पे प्रॉपरली खाना पीना ना मिलने की वजह से उनको जो थी उनकी डेथ हो गई। बहुत सारे जो वहाँ पे करप्ट ऑफिशियल्स जो थे जो कि रॉबर्ट क्लिव के अंडर थे, मैं सिर्फ रॉबर्ट क्लिव की बात कर रही हूँ, सिर्फ रॉबर्ट क्लिव जो था वहीं उस टाइम पे करप्ट पाया गया था, या फिर उसके अंदर जो 1-2 ऑफिशियल्स थे वो करप्ट थे। बाकी जो अदर थे उनके हम्बल बैकग्राउंड से थे, उनके पास जो था अच्छा एक्सपीरियंस था, वहाँ के लोग जो थे उनके साथ अच्छे से रहते थे, और ये जो बाकी ऑफिशियल्स थे ये भी इंडियन लोगों के साथ अच्छे से रहते थे और कंफर्टेबली जो थी अपनी ब्रिटेन में वो वापस भी गए थे अपनी कंफर्टेबल लाइफ के लिए। देन ये सब तो थी, देवर कॉल्ड नवाब्स एंड एग्लाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। नवाब्स का मतलब नवाब ही था, उन्होंने अपना एंग्लिसाइड्स वर्जन मतलब अपना इंग्लिश वर्ड जो था यूज़ किया गया था नवाब्स, बट इसका मतलब नवाब ही था। They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons।
और अब जो हम देखते हैं अभी भी हम वो क्या करते थे उस टाइम पर, जो हमारी सोसाइटी इंडियन सोसाइटी थी उसका कई बार जो था उनका मजाक उड़ाते थे। और कई जगह आप देखो उनकी बुक्स पे कार्टून्स बने हुए हैं, पिक्चर्स बने हुए हैं जिसमें वो हमारे इंडियंस का जो है मजाक ले रही हैं या उनको ऐसा पिक्चर्स में दिखाया गया है। नाउ कंपनी रूल एक्सपैंड। कंपनी का जो था वो रूल कैसे एक्सपैंड हुआ? कंपनी का ट्रेड तो एक्सपैंड हुआ था, बट कंपनी जो रूल कर रही थी वो कैसे एक्सपैंड हुआ? जब आप देखोगे जो इंडियन स्टेट जब एनेक्सेशन स्टार्ट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का 1757 से 1857 तक, 1757 में स्टार्ट हुआ था और 1857 तक, जबकि 1857 क्या हुआ था? रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी। और कंपनी ने इस टाइम क्या किया था? रियली लॉन्च डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी जो ने था डायरेक्टली कभी भी मिलिट्री अटैक जो है स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने पहले क्या सोचा, बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक तरीके से जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की वहाँ के लोकल जो राजा थे उनको, और किसी न किसी तरीके से अगर वो उनकी बात मान जाते थे तो ठीक है, नहीं मानते थे तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बैटल के थ्रू जो है उनसे अपनी बात मनवा लेते थे। बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में, जिसमें कंपनी को जो था उन्होंने क्या किया, इंडियन स्टेट्स में कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। कंपनी जो थी अपने अपने लोगों को है इंडियन स्टेट में रेजिडेंट्स बनाने लगी, यहाँ पे अपने लोगों को बसाने लगे यहाँ पे। एंड दे वर पॉलिटिकली और कमर्शली एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और उनका काम क्या था? वो एक एजेंट्स थे, एक स्पाई की तरह काम करते थे वहाँ पे, और कंपनी के लिए इंटरेस्ट, कंपनी के लिए ही वो काम करते थे। सो अभी तक हमने देखा, अगर आप और भी आगे जानना चाहते हैं और इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह, जैसे कि आगे हम देखेंगे कि टीपू सुल्तान इसको क्यों टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता था, देन जो था वॉर जो ही मराठा के साथ कैसे हुई, हाउ द क्लेम टू पैरामाउंसी, क्या मतलब है इसका। अगर आप ये सभी और इंटरेस्टिंग तरीके से जानना चाहते हैं सो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए आपको अभी तक का जो भी समझ आया आप उसको अच्छे से रीड करिए, एंड जो भी कोई डाउट्स हो आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।